This is Dr. Kamaldeen Khan. I am a consultant cosmetic surgeon by profession, and today we are going to answer the frequently asked questions on my social media handles about rhinoplasty. Rhinoplasty के बारे में जितने भी questions आप सोशल मीडिया में मुझसे पूछते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। मोस्ट कॉमन रीजंस मेरी प्रैक्टिस में तो, चूँकि मैं क्वेटा में हूँ और यहाँ पे हमारे पास हज़ारा कम्युनिटी है, तो वहाँ पे उनकी जो नोज़ या नाकें हैं वो थोड़ी छोटी हैं, तो मैं ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टीज मोस्ट कॉमन मेरे पास तो ये आते हैं। और इक्वली मेरे पास हम्प के पेशेंट्स भी आते हैं जिनका बहुत नाक बड़ा होता है और हम्प होता है यहाँ पे। हम्प बाय हम्प आई मीन कि यहाँ से नाक ऊपर की तरफ उठी हुई होती है और टिप स्लाइटली नीचे की तरफ हुई होती है, तो आपको फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मोस्ट कॉमन दो राइनोप्लास्टीज है, जिसमें बिल्कुल छोटी नाक जिस तरह चाइनीज़ की होती है उसको बड़ा करना, प्रॉपरली उसको शेप देना, और दूसरा जो हम्प नोज़, और तीसरी बड़ी रीज़न होती है क्रोकुड नोज़, यानी कि आपकी नाक टेढ़ी है और आप उसको ठीक कराना चाहते हैं, आप उसको नाक को सीधा करना चाहते हैं। तो ये दो तीन रीजंस ज़्यादा कॉमन है। आइडियली देखें, आइडियल तो मैं ऐसे नहीं आपको बता सकता, क्योंकि हर बंदे का आइडियल डिफरेंट है। ठीक है, आपके लिए आइडियल कुछ और है, मेरे लिए आइडियल कुछ और है। तो आप अगर ये सोच के कि मैं किसी की नाक अपने हिसाब से, मैंने अगर अपने माइंड में कोई आइडियल बनाया और उसके हिसाब से मैं बनाना शुरू कर दूं, तो मैंने देखा है कि मेरे हिसाब से जो बिल्कुल ही आइडियल नोज़ है वो पेशेंट के हिसाब से आइडियल नहीं होती। तो हम अपने पास, आपको पता है कि हमारे पास 3D स्कैनिंग और मॉर्फिंग का सिस्टम है, तो हम पेशेंट को दिखा देते हैं, उसके हिसाब से क्या आइडियल है हम वो डिग आउट करते हैं कि उसके माइंड में क्या है। अगर तो वो रियलिस्टिक है और उसका जो जो वो चाह रहा है या चाह रही है वो नोज़ उसके फेस पे सूट कर दिए, तो हम उसको वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर उसके फेस पे सूट नहीं करी तो हम उसको गाइड करते हैं कि आपके फेस पे ये सूट नहीं करेगी, तो आपको हम फिर 3D स्कैनिंग कर लेते हैं और स्कैनिंग उसको शो करते हैं, और वो फिर हम दोनों, पेशेंट और मैं, एक पॉइंट पे एग्री करके फिर वो राइनोप्लास्टी हम करते हैं। तो आइडियल कुछ भी नहीं है, आइडियल हर बंदे का डिफरेंट है। बुकिश बात तो ये है, राइनोप्लास्टी की एज कुछ लोग 14 से स्टार्ट करते हैं, मगर 16 ईयर्स तक आप राइनोप्लास्टी कर सकते हैं, मतलब उससे पहले ना करें। और उसकी रीज़न ये होती है कि आप एक ग्रोइंग फेज में चल रहे होते हैं, आपकी नाक लेंथन हो रही होती है, आप अपनी फाइनल शेप ले रही होती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप, कोई बंदा आपके पास आया और उसके पेरेंट्स भी मोस्टली उसके साथ होते हैं, जो बच्चा आता है कम यंग एज में आता है, अगर आप ये देखते हैं कि वो बच्चा अपने वालिद या वालदा के कद तक पहुंच गया है, उससे लंबा हो गया और उसकी नाक फाइनल पोजीशन तक पहुंच चुकी है, तो आप उस एज में जाके राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। तो सिर्फ जो प्रॉब्लम ये एक है अर्ली ना करने की, एक वजह है, वो वजह ये है कि आपकी नाक की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट ना हो। आप राइनोप्लास्टी उस पॉइंट पे करें जब उसकी नाक अपनी फाइनल लेंथ या फाइनल शेप अचीव कर चुकी हो। वो यूजली 14 से अबव ही होता है। राइनोप्लास्टी जो है ना, वो एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे बेहोश किया जाता है। मुकम्मल तौर पे बेहोश करने के लिए सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये होता है कि आपको 4 से 6 घंटे पहले खाना पीना बंद करना है। 6 घंटे आइडियल टाइम है जिसमें आप कुछ खाए पिए बगैर आप आएंगे, तो आपकी राइनोप्लास्टी हो सकती है। सेकेंडली, आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, CBC, हम आजकल एक्सरे टेस्ट और ECG भी करवाते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और ये टेस्ट कराने के बाद आप के नाक के अंदर जो बाल हैं वो आपने शेव करने हैं, वरना हमें सर्जरी के दौरान शेव करना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो हम पेशेंट को पहले से बताते हैं कि आप नाक के अंदर वाले बाल शेव करके आएँ। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया मैंने आपको बता दिया, आप जिस दिन आते हैं आपको आपका एनेस्थेटिस्ट, जो हमारे पास जिस आदमी ने आपको नशा देना होता है, एनेस्थेटिस्ट,
वो आपको देखता है, आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, आपको कोई किसी ऐसी किस्म की बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम नशा नहीं ना दे सकते हो, यानी कि आपको कोई दिल का मसला या आपको सांस की तकलीफ़ या इस तरह का कोई इशू ना हो। उस सूरत में फिर हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, आपकी मेडिसिन देखनी पड़ती हैं हमें, और फिर आपकी सर्जरी के लिए आपको जीए दी जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद 2 से ढाई घंटे की मेरी प्रैक्टिस में सर्जरी होती है। और कुछ लोग ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, 6 घंटे भी लगाते हैं, मगर मैं यूजुअली 2.5 से 3 घंटे में एक सर्जरी परफॉर्म कर देता हूँ। अच्छा, वो सर्जरी करने के बाद आपकी नाक के ऊपर एक कास्ट जैसी होती है या एक स्प्लिंट होता है जो कि 7 डेज़ तक हम छोड़ते हैं। आप जैसे आपकी सर्जरी होगी आपको रिकवरी में शिफ्ट करेंगे, आप रफली जो है आधे घंटे तक होश में आ जाते हैं, और उसके बाद हम जब आप मुकम्मल होश में आ जाते हैं तो आपका वो एनपीओ या जो हमने खाना पीना आपका बंद किया होता है वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता वापस शुरू करा देते हैं, और उसके बाद आपको थोड़ा सा मोबिलाइज़ भी करते हैं। मोबिलाइज़ करने के बाद जब आप मुकम्मल होश में आ जाते हैं तो आप अपनी जो पोस्ट ऑप मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, वो आप लेके घर जा सकते हैं विद योर स्प्लेंट, जो आपके नाक के ऊपर पट्टी बंधी होती है। स्वेलिंग जो है जैसे ही आपकी पट्टी उतरेगी आपको नाक जो है ना सूजा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और स्वेलिंग आपकी फर्स्ट मंथ में, यानी कि आपने जिस दिन सर्जरी कराई है उससे फर्स्ट मंथ तक आपकी 80% स्वेलिंग डाउन हो जाती है, और जो 20% स्वेलिंग रह जाती है वो 6 to 8 मंथ्स में ख़त्म हो जाती है। तो फाइनल शेप आपकी 6 to 8 मंथ्स में आ जाएगी। देखिए, पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, पेन आपको डिफरेंट होगा, उससे डिफरेंट होगा और मुझे डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन नहीं होता, पेन बियरेबल होता है, जिसके लिए हम जो आपकी एनाल्जेसिक्स हैं या पेन किलर्स हैं वो देते हैं। तो आपको फर्स्ट समझें कि 1 आध दिन या 2 दिन तक डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है, वो भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसी नहीं होती। देखिए, पेन नहीं फील होता होगा, समटाइम्स हम बोन फ्रैक्चर करते हैं तो उसमें स्लाइड सी डिस्कम्फर्ट होती होगी, या ज़्यादा मुझे लगता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम होती है वो नाक आपकी चूँकि स्वेल की होती है, अंदर से सेप्टम हमने छेड़ा होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है, तो आपको सांस आने में प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट इसमें होती है, तो वो जब आप एक्सर्ट करते हैं, सांस लेने में ज़ोर लगाते हैं, तो उसमें शायद आपको थोड़ी सी पेन होती होगी, मगर अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम तक पेन नहीं होती है। अच्छा, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी में इनिशियली अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपकी फाइब्रोसिस होती है, और स्कार मैचुरेशन में 3 to 6 मंथ लगते हैं, यानी कि आपके 6 मंथ्स के बाद तक आपकी स्कार मैचुरेशन होती है। अब 6 मंथ्स मिनिमम पीरियड है जिसमें आपकी स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाएगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे आपकी नाक जो है ना उसकी जो स्टिफनेस है वो टाइम के साथ साथ बेहतर होती जाएगी, यानी कि नोज़ आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। और राइनोप्लास्टी के बाद कॉफ़ी आप पी सकते हैं बिल्कुल। राइनोप्लास्टी की फ़ौरन बाद भी आप टीथ ब्रश कर सकते हैं। आप मतलब आपका टीथ का कोई कनेक्शन नहीं है, आप अनलेस कि आप कोई किसी तरीके से नाक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोल्ड फूड खा सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। देखिए, कोई भी किसी भी राइनोप्लास्टी में आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आप नाक आपकी किसी किसी जगह पे हिट ना हो। अगर आप सो रहे हैं तो आप ऐसी करवट ना लें कि आपके किसी जाके आपके तकिया तकिया या आपकी रज़ाई या कोई भी चीज़ आपकी नाक के साथ हिट कर रही हो। इन दैट केस चूँकि आपका बोन्स वगैरह फ्रैक्चर की होती हैं तो नाक की शेप को का जो है ना वो चेंज होने का ख़तरा होता है। यस, यू कैन टच योर नोज, नो प्रॉब्लम, मगर टच करने का टच करना है आपने।
कोई भी हार्ड टच नहीं करना आपने नोज़ पे, यानी कि आप नाक को नॉर्मली टच कर रहे हैं, आप वॉश करना चाहते हैं, आप जेंटली वॉश करें नाक को, कोई मसला नहीं है। मगर अगर आप नाक बहुत ज़ोर से वॉश करते हैं, आपकी आदत है कि आप ज़ोर से पानी मारते हैं, नाक पे भी ज़ोर से प्रेशर डालते हैं, वो आप नहीं कर सकते फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। आप 3 मंथ्स तक नाक के साथ, वो तो आप वैसे लाइफ लॉन्ग ना करें तो अच्छा है, मगर एटलीस्ट 3 मंथ्स तक ख्याल रखें। शावर तो आप ले सकते हैं, शावर को कोई इशू नहीं है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं होता शावर का कि आपकी नाक की शेप चेंज हो। और शेव भी आप कर सकते हैं, शेव ज़ाहिर आपके नाक पे तो बाल नहीं है, आप सराउंडिंग में शेव करने में, शेव करते हुए ये ख्याल रखें कि नाक के साथ कोई चीज़ हिट ना हो। राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स परमानेंट हैं अगर आपने ऑपरेटिव राइनोप्लास्टी कराई है। अगर आपने लिक्विड राइनोप्लास्टी कराई है, जो कि आजकल लोग करवा भी रहे हैं, और लिक्विड राइनोप्लास्टी में चूँकि फिलर्स डाले होते हैं तो वो फिलर टेम्पररी होते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ राइनोप्लास्टी कवर भी नहीं करता, मगर वो टेम्पररी नहीं होता। ऑपरेटिव राइनोप्लास्टी जो है वो परमानेंट। अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी जो है ना, वो थोड़ी नई टर्म है पाकिस्तान के हिसाब से, दुनिया में तो काफ़ी अर्से से चल रही थी। इसमें हम पीज़ो इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ करते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि पहले तो हम हथौड़े और बाकायदा हैमर और वो जो ऑस्टियोटोम होते थे वो रख के हैमर से हिट करते थे और बोन उससे फ्रैक्चर करते थे। वो एक पुराना मेथड था। अब मशीन के ज़रिए ये होता है कि वो मशीन बड़ी रिफाइंड, जिस तरह आप कोई प्रॉपरली फ़ाइन कट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो बड़ी फ़ाइन कट करती है और अंडर विजन होती है। जब आप पूरा का पूरा आपके सामने हर चीज़ कट रही होती है, वो बड़ी फ़ाइन तरीके से काटती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी रिकवरी बेहतर है, क्योंकि आपने इतना जो बोन्स को ज़्यादा ट्रॉमा नहीं दिया, तो उसकी रिकवरी बड़ी स्मूथ होती है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि बड़ा एक्यूरेट होता है, आपका जो भी आप करना चाहते हैं वो बड़ा एक्यूरेट होता है। तो 2-3 फ़ायदे उसके हैं। राइनोप्लास्टी अगर आपने क्लोज़ की है तो स्कार नहीं रहता। क्लोज राइनोप्लास्टी सारे नहीं करते, हम अपने क्लिनिक में क्लोज राइनोप्लास्टी की भी ऑप्शन देते हैं। ओपन राइनोप्लास्टी का स्कार यहाँ पे विजिबल होता है कोलिमेला में, क्योंकि यहाँ से हम पूरा का पूरा स्किन फ्लैप उठाते हैं। क्लोज राइनोप्लास्टी में ये स्कार नहीं होता, बाकी वाले जो अंदर वाले स्कार होते हैं जो कि नज़र नहीं आते। तो क्लोज राइनोप्लास्टी अगर आप कराएंगे तो स्कार नज़र नहीं आएगा। ओपन राइनोप्लास्टी अगर आप कराएंगे तो स्कार कोलिमेला पे नज़र आएगा, बहुत गौर से देखने पे। अच्छा, रिवीजन राइनोप्लास्टी नाम से ही पता चल रहा है कि रिवीजन का मतलब है कि आपने एक दफ़ा राइनोप्लास्टी कराई हुई है और उसको रिवाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि पेशेंट आपका मुतमईन नहीं है उससे। अच्छा, ये पूरी दुनिया में रिवीजन राइनोप्लास्टीज़ होती हैं। दुनिया के बेस्ट सर्जन्स भी हैं, उनके क्लिनिक्स पे भी रिवीजन करनी पड़ जाती है। कभी सर्जन का फैक्टर हो सकता है, कभी कभी पेशेंट की तरफ से भी हो सकता है कि पेशेंट चला गया और पेशेंट ने पोस्ट ऑप केयर नहीं की, या वो सो रहा था, सोते हुए उसको पता नहीं चला, नाक पे कोई चीज़ हिट हो गई, या किसी भी वजह से नाक की शेप उस तरह नहीं हुई जिस तरह जो पेशेंट ने एक्सपेक्ट की थी। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी होता है, जैसे मैंने बताया कि आइडियल नोज़ कोई नहीं है। समटाइम्स आपके लिए जो नोज़ आइडियल होती है वो पेशेंट को आइडियल नहीं लग रही होती है। कभी कभी पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं रिवीजन के लिए जिनकी नोज़ को आपको टच करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। आप कहते हैं कि यार कितनी अच्छी नोज़ है और ये इसको भी चेंज कराना चाह रहा है। तो रिवीजन राइनोप्लास्टी का बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी 5 to 15% की रेंज है जिसमें रिवीजन कर, यानी कि 100 में से 5 बंदे या 100 में से 15 बंदे आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं क्लिनिक पे। ये मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि मैं राइनोप्लास्टी कर लेता हूँ और मुझे ड्यूरिंग सर्जरी या पोस्ट ऑप के बाद नोज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, मगर साल के बाद या 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद पेशेंट आ जाता है वापस और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना नाक अपनी पसंद नहीं है, उसको रिवाइज़ करें। तो रिवीजन राइनोप्लास्टी अपने नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि रिवीजन राइनोप्लास्टी दुनिया में किसी भी सेटअप में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सर्जन से नाराज़ हो इस बात पे कि रिवीजन करनी पड़ी। आपको दुनिया के किसी बेस्ट सेंटर से भी रिवीजन राइनोप्लास्टी अगर आप कराएंगे तो रिवीजन करनी पड़ सकती है उसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि हमने आपके जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे वो आंसर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड रह गए हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई कि हम
आपको कमेंट्स में आंसर करें या हम आपको एक और वीडियो उसके बारे में आपके लिए बनाएं ताकि आपके वो क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।